जनरल स्टडीज़ का बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन है भारतीय अर्थव्यवस्था। तो आज से हम भारतीय अर्थव्यवस्था की प्लेलिस्ट शुरू कर रहे हैं और उसका पहला लेक्चर जो है उसकी हम शुरुआत कर रहे हैं। तो सबसे पहले लेक्चर में जो सबसे पहली चीज़ हमको देखनी है वो है जनरल ओवरव्यू ऑफ इंडियन इकोनॉमी। बेसिक डेफिनेशंस क्या हैं इकोनॉमी की, और इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स का डिफरेंट है, अलग है, क्या है, सारी चीज़ें देखेंगे। और अर्थव्यवस्था का स्वरूप क्या होते हैं, किसी अर्थव्यवस्था के सामने चुनौतियाँ कौन कौन सी होती हैं, प्रकार कौन कौन से होते हैं, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात जो हमें यहाँ समझनी है वो ये समझनी है कि भाई ये अर्थशास्त्र क्या होता है। अगर हम बात करें कि भाई भारतीय अर्थव्यवस्था की, तो पहले हमें ये पता हो कि अर्थशास्त्र क्या होता है। एक अर्थशास्त्र तो वो था जो कौटिल्य ने लिखा था, क्या ये वही है? तो इसको अगर एक बात में हम समराइज़ करना चाहें, एक ही लाइन में अगर कहना चाहें, तो हम कह सकते हैं कि कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिसके सेंटर में मनी हो, वो क्या होगी? अर्थशास्त्र की विषय वस्तु होगी। यानी एक ऐसा विषय है ये जिसमें किसी भी ऐसी एक्टिविटी को मॉनिटर किया जाएगा जिसके सेंटर में मनी होगी। और चूंकि सेंटर में मनी है तो लाभ हानि की संभावनाएं भी उससे जुड़ी हुई होंगी। अपने आप में ये कोई डायनेमिक प्रणाली नहीं है, ये एक स्टैटिक सब्जेक्ट है कि भाई कोई भी ऐसी चीज़ की स्टडी जिसके सेंटर में मनी हो। मनी से संबंधित अध्ययन हम कर रहे हैं तो अर्थशास्त्र, कोई ऐसी चीज़ का अध्ययन कर रहे हो तो किसी व्यक्ति या समाज की जिसके राजनीतिक डायमेंशन हो तो राजनीति शास्त्र, सामाजिक गतिविधियों का अध्ययन अगर करें तो समाजशास्त्र। तो इसमें हम सिर्फ इतना कह सकते हैं कि कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिसके सेंटर में मनी है, जिसके सेंटर थीम मनी है, वो अर्थशास्त्र की विषय वस्तु है। लेकिन अर्थव्यवस्था क्या है? तो अर्थव्यवस्था क्या है? अगर अर्थशास्त्र ये है तो अर्थव्यवस्था क्या है? अर्थव्यवस्था दरअसल अर्थशास्त्र का डायनेमिक एप्लीकेशन है। अगर हम सीधे कह दें कि भाई अर्थव्यवस्था को डिफाइन करो तो मुश्किल है, क्योंकि ये कोई साकार रूप में तो है नहीं कि अर्थव्यवस्था को हम डिफाइन कर दें, जब तक कि हम उसके साथ किसी भौगोलिक क्षेत्र को जोड़ के ना देखें। किसी भौगोलिक क्षेत्र को, किसी राष्ट्र को, किसी देश को अगर हम उसके साथ जोड़ के देखेंगे तब बात समझ में आएगी कि भाई हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम भौगोलिक क्षेत्र के साथ अर्थव्यवस्था को जोड़े तो एक शब्द बनता है भारतीय अर्थव्यवस्था। मतलब यहाँ पे बात क्लियर हो रही है कि हम भारतीय अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हैं। अगर हम इसके साथ जोड़ दें अमेरिकी, तो बात क्लियर हो रही है कि किसके बारे में बात हो रही है? अमेरिकी अर्थव्यवस्था की। अगर इसके साथ हम जोड़ दें वैश्विक, तो बात क्लियर हो रही है कि भाई किसके संबंध में बात हो रही है? वैश्विक अर्थव्यवस्था की बात हो रही है। यहाँ तक बात क्लियर हो गई कि भाई अर्थव्यवस्था और अर्थशास्त्र अपने आप में किस तरह से रिलेटेड है। यानी कि हम सिंगल लाइन में कह सकते हैं कि अर्थशास्त्र का किसी खास ज्योग्राफिकल एरिया में डायनेमिक एप्लीकेशन ही भारतीय अर्थव्यवस्था को तरफ इशारा कर रहा है। चलिए, इतनी बात तो क्लियर हो गई। तो ऐसी जो अर्थव्यवस्था बन के आएगी उसका मोटिव भी होता है कुछ, या ऐसे ही है बस? ये जो अर्थव्यवस्थाएं हैं इनका मोटिव क्या है, इनका एम क्या है, इनकी सब्जेक्ट क्या है? तो अगर हम बात करें इसके मोटिव की, इसके फोकस की या इसके एम की, तो इसका एम होता है कि जिस ज्योग्राफिकल एरिया की बात की जा रही थी अभी, उस ज्योग्राफिकल एरिया में जो पॉपुलेशन रहती है ना, उसके जीवन स्तर में सुधार से संबंधित, यानी कि मानव के जीवन में सुधार। हर अर्थव्यवस्था की जो सेंट्रल थीम होती है, हर अर्थव्यवस्था का जो सेंट्रल एम होता है वो होता है कि उससे संबंधित क्षेत्र में रहने वाले जनसंख्या के जीवन में सुधार किया जा सके, जीवन के स्तर में सुधार किया जा सके। ये उसका सेंट्रल थीम होती है। तो हम एक सेंटेंस में अगर इस बात को कहना चाहें तो हम कह सकते हैं कि कोई भी अर्थव्यवस्था किन विधियों द्वारा अपनी क्षमताओं का अपनी जनसंख्या के वेलफेयर के लिए उपयोग करे, यह किसी भी अर्थव्यवस्था का उद्देश्य होता है। तो ऐसा करने में कुछ चुनौतियां भी पेश आती होंगी। अगर किसी अर्थव्यवस्था की हम बात कर रहे हैं, सपोज हम भारतीय अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हैं और उसका एम वहाँ के नागरिकों के जीवन में सुधार लेके आना है अपनी क्षमताओं के बेहतर दोहन से, तो उसमें जो चुनौतियाँ पेश आती हैं उन चुनौतियों दो एस्पेक्ट्स होते हैं उस चुनौती के। एक चुनौती तो ये होती है कि जो इस देश के नागरिक हैं उनकी कुछ डिमांड्स भी होती हैं, उनके कुछ रिक्वायरमेंट्स भी होते हैं, तो उनके रिक्वायरमेंट्स की चीज़ों का उत्पादन करना पहली चुनौती।
दूसरा, उत्पादन अगर कर लिया है तो उसका वितरण करना, सही से सब तक चीज़ें पहुंच जाएं, ये दूसरी चुनौती होती है। अब इन चुनौतियों को निपटाने के लिए सबसे पहले तो उत्पादन के लेवल पर निवेश की ज़रूरत होगी। भाई निवेश करेंगे किसी चीज़ को, मान लीजिए कपड़ा बनाना है, अपनी जनता को कपड़ा देना है, तो कपड़े की फैक्ट्री लगानी होगी, और कपड़े की फैक्ट्री अगर लगानी होगी तो निवेश करना पड़ेगा। और निवेश अगर करना है तो निवेश कितने तरीके से हो सकता है, या तो निवेश गवर्नमेंट खुद करे, या निवेश प्राइवेट सेक्टर से हो, या गवर्नमेंट भी कुछ करे और प्राइवेट सेक्टर से भी कुछ हो। तो 3 तरीके से निवेश का टाइप हो सकता है, जिसके बाद उत्पादन किया जाए। उस उत्पादन को कर देने के बाद सिर्फ रुक नहीं जाए, उसका जनता तक, जो भी जनता की कंसर्न जनता की बात हो रही है, उसमें वितरण भी हो। इसी तरीके से वितरण की भी 3 एस्पेक्ट्स बनते हैं कि भाई गवर्नमेंट खुद वितरण करे सरकारी दुकानों पर, या प्राइवेट सेक्टर्स का वितरण करे, या गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट दोनों सेक्टर्स इसको मिल करके बांटें। तो मार्केट रिफॉर्म इन द ग्लोबलाइजेशन, जैसे जैसे कोई मार्केट रिफॉर्म की तरफ कोई इकोनॉमी बढ़ती है तो वो काम प्राइवेट में शिफ्ट हो जाता है। आज वितरण का काम सरकार कर रही है, या सरकार के साथ प्राइवेट सेक्टर मिलकर के कर रहा है। तो ये रिफॉर्म इस बात के लिए होते हैं कि धीरे धीरे ये वितरण का, डिस्ट्रीब्यूशन का सारा काम प्राइवेट सेक्टर में आ जाए। यही मार्केट रिफॉर्म होते हैं ग्लोबलाइज्ड इकोनॉमी में। अब आगे देखते हैं। उत्पादन करना है, साहब बात समझ में आ गई। अभी तक जो हमने देखा वो ये है कि भाई एक अर्थव्यवस्था है, उसका एम बिल्कुल क्लियर हो गया कि उसकी जिस ज्योग्राफिकल एरिया से संबंधित बात हो रही है, उस ज्योग्राफिकल एरिया में रहने वाली पॉपुलेशन को एक बेहतर जीवन स्तर प्रदान करना है, और उस बेहतर जीवन स्तर के लिए जो आवश्यक वस्तुएं हैं उनका उत्पादन और उनका वितरण, इन चुनौतियों पर खरा उतरना है। अब इन चुनौतियों पर खरा उतरने के लिए सबसे पहली जो चीज़ कोई देश या कोई सरकार करती है किसी इकोनॉमिक सिस्टम में, वो ये होता है कि उस देश में चीज़ों के उत्पादन के लिए जो देश के संसाधनों का प्रयोग हो रहा है ना, उनका कुशलतम दोहन किया जाए। कुशलतम दोहन, संसाधनों का कुशलतम दोहन, क्योंकि कुशलतम दोहन के बिना, संसाधनों के कुशलतम दोहन के बिना कोई भी अर्थव्यवस्था विकास के पथ पर आगे नहीं बढ़ सकती। संसाधन ही संपत्ति हैं, संसाधन ही आगे के विकास की बुनियाद है। तो इनका कुशलतम दोहन करके ही देश आगे बढ़ सकता है। अब ये जो दोहन करना है, इस दोहन के लिए व्यवस्था कौन सी अपनाई जाए कि भाई ठीक है, संसाधनों का दोहन करते हुए कुछ चीज़ों का प्रोडक्शन करना है और उनको फिर पब्लिक में जो पॉपुलेशन है उसके बीच में डिस्ट्रीब्यूट भी करना है, लेकिन दोहन करने की व्यवस्था क्या हो, इस व्यवस्था के आधार पर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं को 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। पहली कहलाती है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। दूसरी कहलाती है राज्य या स्टेट इकोनॉमी, राज्य अर्थव्यवस्था। तीसरी कहलाती है, इन दोनों का मिक्स स्वरूप है, मिश्रित अर्थव्यवस्था। अब इन 3 में से ही कोई एक सिस्टम होगा जो उस देश के संसाधनों के कुशलतम दोहन के लिए इस्तेमाल किया जाएगा और अपने आर्थिक गतिविधियों को वो देश अंजाम देगा। तो इन तीनों सिस्टम के लक्षण क्या होते हैं वो देख लेते हैं। अगर हम बात करें पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की सबसे पहले, तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को अगर हम देखें तो इसका सबसे पहला लक्षण होता है अहस्तक्षेप की नीति। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की शुरुआत हमें मिली है, एडम स्मिथ की किताब आई थी 1776 में, जिसका नाम था वेल्थ ऑफ नेशंस। वेल्थ ऑफ नेशन 1776 में आई थी। उस समय अमेरिका भी उसी समय पे लगभग आज़ाद हुआ था। तो उस किताब में एक ऐसे सिस्टम की वकालत की गई थी जो सिस्टम किसी भी देश के आर्थिक विकास का मॉडल बन सके। तो उस सिस्टम को हमने पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहा। इस सिस्टम में जो ध्यान रखने वाली चीज़ थी वो ये थी कि मार्केट को मेन फोर्स माना गया, यानी कि सरकार इसमें नियामक की भूमिका केवल अदा करेगी
बाकी प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और जितनी भी चीज़ें हैं वो सब मार्केट पे छोड़ दी जाएंगी। हस्तक्षेप की नीति होगी। मार्केट में अगर मांग है तो आपूर्ति की जाएगी। आपूर्ति करने के लिए आपूर्तिकर्ताओं का बहुत सारा समूह होगा, उत्पादक होंगे एक से अधिक, और जो एक से अधिक ये उत्पादक होंगे, जब एक ही चीज़ बनानी है और उसको बनाने वाले एक से ज़्यादा हैं तो ऑब्वियस सी बात है उनमें प्रतियोगिता होगी। प्रतियोगिता पर बल दिया जाएगा, और जब उनके बीच में प्रतियोगिता होगी तो जो बेस्ट प्रोडक्ट आएगा वो ही सरवाइव कर पाएगा। और उसका कीमत क्या रहनी है, ये मार्केट की मांग और आपूर्ति के हिसाब से मार्केट खुद तय करेगी। इसका जो पहला फ़ायदा हुआ वो ये हुआ कि मोनोपोली की संभावना इसने ख़त्म कर दी। कोई भी उत्पादक अपनी दादागिरी, अपनी मोनोपोली और उल्टा सीधा जैसा भी सामान बना के मार्केट में पटक दिया वैसे तो नहीं कर पाएगा। मोनोपोली बिल्कुल ख़त्म कर दी। दूसरा फ़ायदा इसका ये हुआ कि इससे मार्केट में पब्लिक को क्वालिटी प्रोडक्ट मिलेगा। अगर 3-4 प्रोड्यूसर्स हैं और वो सपोज़ एक पेन बनाते हैं तो वही पेन बिकेगा जो सबसे अच्छा पेन होगा। इन दोनों चीज़ों ने मिला करके जो सिस्टम तैयार किया वो अपने आप में पब्लिक वेल बीइंग की तरफ काम कर रहा है। यानी कि ये जो सिस्टम है ये पब्लिक वेल बीइंग की दिशा में जा रहा है। यानी कि लोक कल्याणकारी गतिविधियां हो रही हैं, और ये सारी की सारी गतिविधियां किसके द्वारा कंट्रोल हो रही हैं? ये एक इनविजिबल हैंड के द्वारा कंट्रोल हो रही हैं, जिसे कि हम क्या कहते हैं, मार्केट या मार्केट फोर्स। बात समझ में आ रही है कि भाई मार्केट तय कर रही है पूरी अर्थव्यवस्था को। मांग है पब्लिक की तरफ से, मांग के लिए आपूर्ति करनी है, ठीक है। अब आपूर्ति के लिए उत्पादक हैं, उत्पादक एक से अधिक हैं, किसी की मोनोपोली है नहीं, तो जो सबसे अच्छा बनाएगा प्रतियोगिता में वो जीतेगा, उसका प्रोडक्ट बिकेगा। तो लोगों के पास विकल्प ज़्यादा होंगे, तो लोगों के पास क्वालिटी मिलने की संभावना ज़्यादा होगी। सीधी सीधी बात है, लोगों को क्वालिटी मिलेगी, लोगों का जीवन स्तर बेहतर होगा। स्मिथ की इसी विचारधारा को फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ वेलफेयर इकोनॉमिक्स कहा गया। तो ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के लक्षण थे, और इन लक्षणों पर जो भी अर्थव्यवस्था खरी उतरेगी वो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहलाएगी। ये चलता रहा 1776 से लेकर के 19वीं सदी की शुरुआत तक। 1818 में जर्मनी में दार्शनिक पैदा हुए कार्ल मार्क्स, उन्होंने एक दर्शन अपना दिया। उन्होंने कहा कि देखिए, जिन कंट्रीज़ ने पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को अपनाया, जो भी कंट्रीज़ थे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को अपनाने वाले, उन्होंने प्रोडक्शन किया, औद्योगिक क्रांति हुई। कुछ प्रोड्यूसर्स थे, कुछ उनका औद्योगिक घरानों में या औद्योगिक कंपनियों में काम करने वाले लोग थे। तो जिन्हों मालिक थे उन कंपनियों के, उन्होंने तो बहुत पैसा कमा लिया, और जो मालिक नहीं थे वो बहुत ही जीवन स्तर उनका ख़राब होता चला गया। एक तरह से एक शोषण परक व्यवस्था ये बन गई। तो इस व्यवस्था को कंडेम कर देना चाहिए, ये व्यवस्था बिल्कुल गलत है, और एक नए तरह की व्यवस्था की अवधारणा उन्होंने दी, और वो कहलाई राज्य अर्थव्यवस्था। यानी कि इस सिस्टम में जो सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले होगा वो रोल प्ले करेगी सरकार, क्योंकि कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी के साथ कार्ल मार्क्स की जो फिलॉसफी थी उसकी टकराहट से ये दर्शन डेवलप हुआ स्टेट इकोनॉमी का। इसमें सरकार तय करेगी कि कितना उत्पादन करना है, किस तरह से उसका वितरण करना है, और कैसे वितरण करना है, सब कुछ सरकार तय करेगी। और सबसे पहले जो इस दर्शन का प्रयोग देखा गया वो 1917 में बोल्शेविक क्रांति हुई थी रशिया में। उसके बाद जो रशिया ने जिस मॉडल को अडॉप्ट किया वो था स्टेट इकोनॉमी, राज्य अर्थव्यवस्था। इसमें संसाधनों का समतामूलक वितरण की बात की गई।
संसाधनों के समतामूलक वितरण की बात करी गई भाई, कि संसाधन पे सभी का हक है, समाज में सभी लोग रहते हैं और संसाधनों पे सभी का हक है। संसाधनों को श्रम के अकॉर्डिंग 2 कैटेगरीज में बांटा गया भाई, रशिया की समाजवादी व्यवस्था और 1949 में चाइना की साम्यवादी व्यवस्था। फ़र्क इन दोनों में सिर्फ इतना था कि जो रशिया की समाजवादी व्यवस्था थी उसमें श्रम को एक संसाधन माना गया था, और जो चाइना की साम्यवादी व्यवस्था थी उसमें श्रम को कोई संसाधन नहीं माना गया था। इस तरह के सिस्टम में होता क्या है, इस तरह के सिस्टम में जो दूसरा इसका लक्षण है वो ये है कि ना मार्केट होगी ना मार्केट फोर्सेस होंगे, यानी कि बाजार की शक्तियां इसमें बिल्कुल गायब रहेंगी। डिमांड इज प्रोपोर्शनल टू सप्लाई का जो रूल वहाँ लग रहा था कि भाई जैसी डिमांड होगी उसी अनुपात में सप्लाई की जाएगी, वो यहाँ नहीं लगेगा। यहाँ कंपटीशन नहीं होगा, यहाँ जो प्रोडक्शन होगा वो सीधे के सीधे स्टेट के हाथ में होगा। स्टेट बनाएगा, स्टेट ही आगे डिस्ट्रीब्यूट भी करेगा, डिस्ट्रीब्यूशन भी स्टेट करेगा, और ये डिस्ट्रीब्यूशन का जो आधार होगा वो नागरिकों की योग्यता और उनकी आवश्यकता के अनुसार होगा। जिस नागरिक की जैसी योग्यता, जैसा उसने परफॉर्म किया उसके अनुसार होगा। कुल मिलाकर के प्रोडक्शन में कितना प्रोडक्शन करना है सरकार तय करेगी, क्या प्रोड्यूस करना है सरकार तय करेगी, कैसे प्रोड्यूस करना है सरकार तय करेगी। निजी संपत्ति का कोई रोल नहीं है यहाँ पर, निजी संपत्ति कोई रोल नहीं है, निजी संपत्ति की कोई भूमिका नहीं है। यानी कि अगर हम इन दोनों को कंपेयर करके देखें तो जो ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, इसमें समराइज अगर करके देखें तो मार्केट तय करती है हस्तक्षेप की नीति के तहत, भाई जैसी मांग वैसी आपूर्ति। मांग अगर ज़्यादा है तो आपूर्ति ज़्यादा होगी, उत्पादक एक से अधिक होंगे, प्रतियोगिता रहेगी उनमें, जो बेस्ट होगा वो सरवाइव करेगा। मोनोपोली किसी की नहीं चलेगी, जिसकी क्वालिटी बेस्ट होगी वो पब्लिक खरीदेगी, और इससे पब्लिक को वेलबींग, पब्लिक के लिए ऑप्शंस बढ़ेंगे और पब्लिक का जीवन स्तर सुधरेगा। बात करें स्टेट इकोनॉमी की, तो स्टेट इकोनॉमी में जो वो काम जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में मार्केट कर रही थी वो काम सरकार करेगी। सरकार तय करेगी क्या प्रोडक्शन करना है, कैसे डिस्ट्रीब्यूशन करना है, कितना प्रोडक्शन करना है, कितना डिस्ट्रीब्यूशन करना है, कैसे करना है। निजी संपत्ति का कोई रोल नहीं होगा इसमें। तो ये इन दोनों का बेसिक लक्षण हो गया। जहाँ इसका एग्जाम्पल पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का एग्जाम्पल यूएसए है, वहीं राज्य अर्थव्यवस्था के उदाहरण हमने देखे हैं कि रशिया हो गया और चाइना हो गया, ये सारे वो उसके एग्जाम्पल हो गए। अब इनके साथ एक तीसरी इकोनॉमी भी होती है, वो कहलाती है मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था के लक्षण क्या होते हैं? मिश्रित अर्थव्यवस्था के लक्षण की अगर हम बात करें तो इसमें स्टेट इकोनॉमी प्लस कैपिटलिस्टिक यानी कि पूंजीवादी, यानी कि पहले के दोनों के मिक्स्ड लक्षण होते हैं। 1929 में हम जानते हैं एक आर्थिक मंदी आई थी दुनिया भर में। उस आर्थिक मंदी ने इन दोनों सिस्टम्स पर 1917 की बोल्शेविक क्रांति के बाद अपनाए गए स्टेट इकोनॉमी और 1776 की एडम स्मिथ की किताब आने के बाद अपनाए गए कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी पर सवाल खड़े किए। और अर्थशास्त्रियों के बीच में ये एक शोध का विषय रहा कि कैसी इकोनॉमी को अडॉप्ट किया जाए और 1929 की आर्थिक महामंदी से बाहर निकला जाए। ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट थे उस समय जॉन मेनॉर्ड कीन्स। उन्होंने एक अपना दर्शन दिया कि भाई इन दोनों अर्थव्यवस्थाओं के कुछ अंशों को लिया जाए, स्टेट का भी और कैपिटलिस्टिक का भी। भाई स्टेट इकोनॉमी का भी कुछ अंश लिया जाए और कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी का भी कुछ अंश लिया जाए और उसे एक विकास के मॉडल की तरह अपनाया जाए। अब इस सिस्टम को सबसे पहले उस समय अपनाया यूएसए ने, धीरे धीरे वेस्टर्न यूरोप
कि कुछ देशों ने भी इसे अपनाया। और फिर सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद अधिकांश तीसरी दुनिया के देश जो विकास की राह में कहीं अटके हुए थे, उन्होंने भी इसे अपनाया। थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज ने भी इसे अपनाया। अब इस अर्थव्यवस्था को जिसे अपनाया गया, इसके लक्षण क्या रहे वो देख लेते हैं। इसके जो फीचर रहे, पहला फीचर तो इसका ये रहा कि जी भाई संसाधन जो हैं, जिन पर सबसे पहला हक कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी में निजी हक था और स्टेट इकोनॉमी में सरकार का हक था, उन पे अब भैया दोनों का हक होगा। स्टेट का हक भी होगा और प्राइवेट का हक भी होगा। कुछ इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ में स्टेट का हक होगा और कुछ दूसरी इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ में प्राइवेट कंपनीज़ का हक होगा। अब चूँकि संसाधनों पर दोनों का हक है, स्टेट का भी है और प्राइवेट सेक्टर का भी है, तो ऑब्वियस सी बात है प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कुछ तो स्टेट करेगा, कुछ प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन स्टेट करेगा और कुछ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन प्राइवेट कंपनियां करेंगी। यानी कि बाजार भी कुछ चीज़ें तय करेगा और स्टेट इकोनॉमी होने की वजह से कुछ हिस्सा गैर बाजार और बाजार दोनों फोर्सेस मिलकर, दोनों घटक मिलकर के तय करेंगे कि प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो। इन दोनों चीज़ों के मिलने से एक कल्याणकारी अर्थव्यवस्था का उद्भव हुआ। वो कल्याणकारी अर्थव्यवस्था ऐसी थी कि जो पहले पूंजीवादी अर्थव्यवस्था हुआ करती थी, बिल्कुल ऐसे समझ लीजिए कि ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था अपने कुछ लक्षणों में शिफ्ट हो गई है समाजवादी उद्देश्यों की तरफ। यानी कि पब्लिक का ख्याल रखने के लिए, पब्लिक की जो वेलबींग है, वेलफेयर है, जो डिप्राइव्ड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है, उसका ख्याल रखने के लिए पूंजीवादी अर्थव्यवस्था ही यूं समझ लीजिए समाजवादी उद्देश्यों की तरफ शिफ्ट हो गई है। जो स्वास्थ्य था वो सरकार देख रही थी, जो सामाजिक सुरक्षाएं थी वो सरकार देख रही थी, जो अन्य सोशल वेलफेयर की चीज़ें थी वो सरकार देख रही थी। बेसिक नेसेसिटीज़ ऑफ द लाइफ सरकार प्रोड्यूस कर रही थी। ज़रूरत का कपड़ा, ज़रूरत की दवाइयाँ, ज़रूरतमंदों के लिए घर, ये सारी चीज़ें सरकार के हाथ में थी और बाकी काफ़ी चीज़ें मार्केट के हाथ में थी। तो एक तरह से अच्छा बैलेंस निकल के इससे आया और इस वजह से सबसे पहले 1940 में फ्रांस ने इस सिस्टम को अपनाया। उसके बाद 1940-45 में जो सेकेंड वर्ल्ड वार ख़त्म हुआ और औपनिवेशिक शासन ख़त्म हुआ, ब्रिटेन से कुछ लोग उसकी चंगुल से बाहर हुए, औपनिवेशिक शासन से मुक्त होने वाले अधिकांश देशों ने इसे अपनाया। फिर 1960 में ये चीज़ देखने में आई कि जो पूर्वी एशिया थी उसके अधिकांश देशों ने इस सिस्टम को अपनाया और अच्छी ग्रोथ की, जिसे 1993 में वर्ल्ड बैंक ने अपनी एक रिपोर्ट के माध्यम से प्रकाशित भी कराया, द ईस्ट एशियन मिरेकल। तो कहने का मतलब ये हुआ, सारी चीज़ों को अगर निचोड़ देखा जाए तो सारी चीज़ों का निचोड़ ये निकला कि इस मॉडल की सफलता ने पूरे विश्व के सामने एक थर्ड ऑप्शन उपलब्ध कराया कि भाई अब किसी देश को अगर कोई इकोनॉमिकल मॉडल अपनाना है तो उसके पास केवल कैपिटलिस्टिक यानी कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का विकल्प नहीं खुला हुआ है, केवल स्टेट यानी कि समाजवादी अर्थव्यवस्था का विकल्प नहीं खुला हुआ है, एक तीसरा विकल्प भी खुला हुआ है जिसे कि मिक्स्ड इकोनॉमी कहते हैं। और जो भी देश इसे अडॉप्ट करना चाहे वो अपने देश की ज़रूरतों, अपने देश की जनसंख्या, अपने देश की रिक्वायरमेंट, अपने देश के संसाधन और अपने देश की ज्योग्राफी के आधार पर इन दोनों का बेहतर कंपोजिशन, इन दोनों का बेहतर अनुपात लेकर के अपना एक मॉडल डेवलप कर सकता है। अब जब हमने ये तीनों चीज़ें पढ़ ली, व्यवस्थाएं, पूंजीवादी, राज्य अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था, हमने तीनों पढ़ ली,
तो इन तीनों को पढ़ने के बाद हम कह सकते हैं कि किसी भी देश या स्टेट के इकोनॉमिकल सिस्टम में इन तीन में से कोई एक होगा। आज के दौर की अगर हम बात करें तो किसी भी देश को अगर कोई इकोनॉमिकल सिस्टम उसका हमें देखना है कि भाई कौन सा है, तो इन तीनों में से कोई एक होगा। और अब तो ज़्यादातर में मिश्रित एक अर्थव्यवस्था हमें देखने में मिल रही है। अमेरिका जैसे देशों ने भी इसे अपना ली, जो कि 1776 में आज़ाद होने के बाद सबसे पहले जिन्होंने पूंजीवादी अर्थव्यवस्था अपनाई थी, वो भी मिश्रित अर्थव्यवस्था पर शिफ्ट हो गए हैं। हाँ, कह सकते हैं कहीं इसके अवयव ज़्यादा हैं, जैसे चाइना है, चाइना में स्टेट इकोनॉमी के लक्षण ज़्यादा हैं। लेकिन मॉडर्न जो इकोनॉमिकल रिफॉर्म्स हो रहे हैं, उन रिफॉर्म्स का आधार ही ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा देश अपनी भूमिका एक कल्याणकारी राज्य के रूप में सामने लेके आएँ, लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाएं। और इसी जीवन स्तर को आधुनिक मापदंड भी कहा गया है विकास का, जिसको हम आगे देखेंगे यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के माध्यम से आगे आएगा, वो भी उसे भी देखेंगे। तो भैया ये तीन तरह की इकोनॉमीज़ हो सकती हैं।